नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगर आपके सिर पे छत है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि अब हालात जहां पहुंच गए हैं उसमें मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास भी अपने सर धुन रहा है, लुट चुका है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आज मैं जिस आदमी की कहानी से शुरू करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि ये दशा क्यों हुई, तो आप हैरान रह जाएंगे। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे अपनी आप बीती लिखी है। 40 साल का आदमी है, IIM बेंगलोर से MBA किया है, एक बड़ी लिमिटेड कंपनी में सीनियर लेवल पे काम करता है, 1 करोड़ 20 लाख का CTC है और उसने जो है और घर में भी कोई नहीं है, एक बच्चा भी नहीं है, खुद पत्नी और माँ, 40 साल की उम्र हो गई है और ये आदमी घर में अकेला कमाने वाला सदस्य है। पूरे जिंदगी में इसने 7 करोड़ रुपए कमाए, जो छोटी बचत नहीं होती है। 7 करोड़ रुपए और उसकी मंथली इनकम 6 लाख रुपए के आसपास है। ये इस आदमी का प्रोफाइल है। अब इस आदमी की आप बीती सुनते हैं, इसकी दर्द भरी दास्तान सुनते हैं। और ये अभी तक अपने लिए घर नहीं खरीद पाया। जी हाँ, ये गुड़गांव में घर खरीदना चाहता है और इसने बताया है कि कैसे वो घर ले नहीं पा रहा है। DLF फेज 2 में जहाँ ये काम करता है उसके पास में कोई 2300 स्क्वायर फीट का एक बिल्डर फ्लोर है जो 5 करोड़ रुपए से कम में नहीं मिल रहा है। MGF विलास में एक और कॉलोनी है, वहाँ जो विलास हैं वो 3-4 BHK का विला 14 करोड़ से ऊपर का मिल रहा है, जो उसकी औकात से बाहर, क्षमता से बाहर है। पुराने अपार्टमेंट अगर वो खरीदना चाहता है वो भी 3.5 से 4.5 करोड़ के नीचे नहीं मिल रहे हैं। अगर इस पर रिनोवेशन, ब्रोकरेज वगैरह लगा दो तो 5 करोड़ के ऊपर वो भी चला जाता है। यानी 5 करोड़ रुपए के 4 BHK के फ्लैट को अगर उसे खरीदना है तो उसके पास विकल्प हैं, 2 विकल्प हैं। जितनी 7 करोड़ रुपए की उसकी जिंदगी भर की सेविंग है उसको वो इसमें लगा दे और इसके साथ ही वो 20 साल के लिए होम लोन ले ले। या तो 20 साल के लिए होम लोन ले ले या ये कर ले। चूंकि वो 40 साल का है तो उसको 20 साल का होम लोन मिल सकता है, 60 में जाके वो रिटायर होगा। अब आप सोचिए कि 3 करोड़ का डाउन पेमेंट देने के बाद भी 2-3 लाख रुपए की EMI का बोझ उसके सर पे होगा। ऐसी स्थिति में 2 से 3 लाख रुपए महीने चुकाने पड़ेंगे, वो भी तब जब 3 करोड़ रुपया वो डाउन पेमेंट दे चुका होगा। ये आपको लगता होगा कि इतने में क्यों रहता है, उतने में क्यों रह ले। भैया, अगर वो इतना पैसा कमा रहा है तो घर भी चाहेगा कि थोड़ा सा ऐसा हो जो कंफर्टेबली आप लोगों को मुंह दिखा सके। तो ये तो कहेगा कि नहीं भाई, मैं चौल में रह रहा हूँ या मैं कहीं सस्ते में 50 गज के प्लॉट लेके अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहा हूँ। तो अगर एक आदमी 1 करोड़ 20 लाख कमा रहा है और उसके बावजूद उसकी हालत ये है कि वो फंस गया। अच्छा, अगर वो तो ले लो भैया, तो क्या दिक्कत है 20 साल के लिए। 2 से 3 लाख रुपए की EMI देने का मतलब ये है कि वो आदमी आने वाले समय तक एक तरह से पूरे सिस्टम का गुलाम हो गया। मैंने पहले आपको बताया था कि EMI का ट्रैप सिर्फ बैंक के ट्रैप में आप नहीं फंसते हैं, आप पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम, पूरे पूंजीवादी समाज की गुलामी में फंस जाते हैं। आप एम्प्लॉयर की शर्तों पे नौकरी करते हैं, वो जैसे चाहे वैसे काम करते हैं, हर वक्त डरे रहते हैं नौकरी चली गई तो ये किश्त कहाँ से जाएगी। और ये सिस्टम उस आदमी को जो IIM बेंगलोर का MBA है, हिंदुस्तान की टॉप इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट की, उसको भी कितना मजबूर और लाचार कर देती है। और ऐसी हालत में वो क्या करे। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पर हम जाएंगे नहीं। अब हम ये समझेंगे कि एक ऐसे शहर में कुछ लोगों ने लिखा है कि वहाँ ना तो खाने को ढंग का कुछ है, ना रहने को है, पानी की किल्लत रहती है गुड़गांव में, प्रदूषण का बुरा है, तो वहाँ लेना ही क्यों चाहते हो, तो कहाँ ले। वो आदमी वहीं नौकरी करता है और जिन कंपनियों में वो काम करता है वो कंपनियां वहाँ हैं, सारे के सारे बड़े वाले कॉरपोरेट्स। अब इस कहानी का हम विश्लेषण करेंगे, हम समझेंगे कि इस आदमी के दर्द की वजह क्या है। इस आदमी के दर्द की वजह है रियल एस्टेट का महंगा हो जाना। वो आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात बता दी है, तो छोटी सी बात है, तो है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये महंगी हुई क्यों? रियल एस्टेट का दाम क्यों बढ़ा है, ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और मजबूत कारण है काला धन रियल एस्टेट में लगना। देखिए, अगर आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको पैसा वाइट का होना चाहिए। अगर आप सोना भी खरीदते हैं तो भी पैसा आपको वाइट का होना चाहिए, क्योंकि अब सरकार ने नियम बना दिया है, आपके सोने का ऑडिट हो सकता है और फंसने के पूरे चांसेस हैं। या तो आप बहुत हजारों करोड़ वाले हों और शेल कंपनी खोल के कुछ खेल करें, उस केस में भी फंसने के चांसेस हैं, रिस्क है। लेकिन रियल एस्टेट में कुछ ऐसी खूबियां हैं जिसके कारण काला धन रियल एस्टेट में लग सकता है। जैसे रियल एस्टेट का प्राइस ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब अगर आप बिल्डर को कहोगे कि भाई मेरे पास 40 करोड़ रुपया ब्लैक मनी है और 20 करोड़ वाइट मनी है, मुझे फ्लैट चाहिए, तो वो आपको
20 करोड़ में फ्लैट दे देगा, 40 करोड़ ब्लैक में ले लेगा और वो उस पैसे को आगे ब्लैक में यूटिलाइज कर सकता है। ये भी बिल्डर के पास ऑप्शन है। तो जितने रिश्वतखोर, बेईमान, भ्रष्ट लोग हैं, उन सब के लिए काले धन को वाइट करने का एक तरीका बन गया। कैसे बन गया? तरीका ऐसे बन गया कि जब आप बिल्डिंग खरीदने जाते हो तो उसी बिल्डिंग में, उसी अपार्टमेंट में, उसी सोसाइटी में एक जैसे घरों के 100 तरह के दाम हैं। कोई आदमी कुछ दाम में खरीद रहा है, कोई आदमी कुछ दाम में खरीद रहा है, कोई आदमी कुछ दाम में खरीद रहा है। तो जो काला धन है पूरा का पूरा वो जाके इसमें लग रहा है। पहली चीज, काला धन 2 काम करता है। पहला काम ये करता है काला धन कि आपने जो पैसा काला उसमें लगाया, उस पैसे ने उसका दाम बढ़ा दिया। आपका तो पैसा चोरी का है, तो अगर 4 करोड़ का फ्लैट, 1 करोड़ का फ्लैट है और आप तुरंत 1.25 करोड़ का खरीद लोगे, और 1.25 करोड़ वाला कोई 1.5 का खरीद लेगा। जैसे किसी ने 1.5 का खरीद लो, उसका दाम 1.5 हो गया, और 1.5 हो गया तो जिन जिन लोगों ने अपना पैसा नंबर 2 का पैसा लगा के बिल्डिंग में डंप किया हुआ बिल्डिंग को, क्योंकि जो आदमी काला धन लगा रहा है उसको रहना तो है नहीं, वो तो 10-10, 15-15 फ्लैट में पैसा इन्वेस्ट करके उसने फ्लैट वैसे ही छोड़ दिया है। किराया मिल जाए तो अच्छा, किराएदार मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा, पैसा उसने डंप करके छोड़ दिया। अब एक सोसाइटी में 30% फ्लैट, 25% फ्लैट ऐसे लोगों के पास है। तो आप कल्पना करिए 30% पैसा, पूरे 30% पैसा नहीं, 30% रियल एस्टेट ब्लॉक कर दिया किसी ने। यानी फ्लैट थे 100 लेकिन रहने के लिए है 70, चाहे वो किराए पे रहना हो, चाहे आपको खरीद के रहना हो। यानी 30% सप्लाई आपने बंद कर दी, पहली चीज। दूसरा, ऐसे लोगों के अंदर जो पैसा फ्लैट यहां से वहां जाता है, उससे भी उसका दाम बढ़ता है ट्रेडिंग से। तीसरी चीज क्या है कि चूंकि रियल एस्टेट में आपका ये सिस्टम है कि आप ब्लॉक कर देते हो, ये कर देते हो, और बिल्डर भी अपनी इन्वेंट्री को खींच खींच के थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीछे से सरकारी सिस्टम है, परमिशन नहीं मिल रही है, नक्शा पास नहीं कर हो रहा है, ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है, वहाँ पे भी पैसे की गंगा बह रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सप्लाई आ रही है स्लो, उसमें भी 30% ये लोग रख लेते हैं, और ऊपर से नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो इस देश में सबको बर्बाद कर रहा है, वो उसमें आ जाता है। नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है इसको आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पहले ये समझ लें कि इस पूरी सिचुएशन में फ्लैट बना किस लिए, घर होता किस लिए? घर होता है रहने के लिए, लेकिन रहने वालों के लिए उपलब्ध नहीं है। रहने वालों से ज़्यादा और ज़्यादा दाम, उनकी हैसियत से ज़्यादा, उनकी खरीदने की क्षमता से ज़्यादा दाम लेकर इस तरह के लोग मकान खरीद ले रहे हैं। जो 5 करोड़ का फ्लैट ये आदमी जिक्र कर रहा है, जो एक हिंदुस्तान का IIM का पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करने वाला सीनियर एग्जीक्यूटिव भी नहीं खरीद सकता, उस फ्लैट को वो लोग 20-20, 15-15 खरीद रहे हैं, और वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वो जो पैसा है वो ऊपर के ऊपर ट्रेड करता जा रहा है, दाम बढ़ता जा रहा है, और जो एंड यूजर है उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। और जब एंड यूजर के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है तो एंड यूजर के सामने और क्राइसिस हो गया, यानी फ्लैटों की और किल्लत हो गई। फ्लैटों की और किल्लत हो गई तो वहाँ ट्रेडिंग वालों ने दाम और बढ़ाने शुरू कर दी, क्योंकि सप्लाई शॉर्ट हो गई। आपको फ्लैट खरीदना है, अब चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से वहाँ, एक आदमी ने डंप करके रखा हुआ, अभी नहीं निकालना जी, हमको बेच रही नहीं हमको। तो सिचुएशन ये हो गई है धीरे धीरे करके। ये सिर्फ यहाँ की बीमारी नहीं है, हर चीज में। मैंने आपको सोने के मामले में भी बताया था, मैंने आपको शेयर मार्केट के मामले में भी बताया था कि जो पैसा लोगों का लगना चाहिए उत्पादन के काम में, वो काम फैक्ट्री में लगने के बजाय, उत्पादन के काम में लगने के बजाय, दूसरी जगह लगने के बजाय, वो पैसा इस तरह फ्लैटों में एक दूसरे को अमीर लोग बेच रहे हैं और दाम बढ़ा रहे हैं, इसमें लगने से ज्यादा उसको पैसे में गेन मिल रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काला धन है, 2 नंबर का पैसा है, वो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो उनके लिहाज से ये दनादन दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब जो एंड यूजर है उसकी हद से बाहर निकल गया है। दूसरे देशों में भी ये होता है, लेकिन हमारा कानून और वहां के कानून में अंतर है। अंतर इसलिए है कि मेरे यहाँ पे, मेरे देश में, ये जो काला धन का पैसा जिनका भी है, बेईमानी का पैसा, ये सब लोग ही तो सिस्टम चला रहे हैं। तो और ये एक ऐसी कॉमन बीमारी है कि जिसने भी काला धन बनाया है वो बिल्डिंग में पैसा लगाएगा ही लगाएगा। हिंदुस्तान में कोई भी अधिकारी देख लो, आज अगर रियल एस्टेट की ऑडिट कर लो, ये जो बात हो रही थी, मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तब ये खबर आई थी कि अब रियल एस्टेट का भी ऑडिट होगा। हुआ क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी और नेताओं का पैसा वहीं पे लगा हुआ है, तो वहां आप पकड़ नहीं सकते। तो विदेशों में क्या है और यहाँ पे क्या अंतर समझिए। वहां पर टैक्स लगता है ज्यादा अगर आपने मकान लिया उसमें रहते नहीं है। पहले जमाने में हमारे यहाँ ये था कि आपने अगर एक प्लॉट ले लिया किसी भी सरकारी विकास प्राधिकरण से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो आपको एक खास समय में बनाना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर फाइन लगेगा, और एक समय से ज़्यादा तक अगर आपने नहीं बनाया तो हो सकता है कि उसको री ऑक्शन कर दें।
रहने के लिए दिया है आपको, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं दिया है। तो हिंदुस्तान में जब एंड यूजर को प्रायोरिटी दी जाए और मकान सिर्फ रहने के लिए हो, अगर कोई आदमी उस मकान को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें पैसा लगा रहा है, तो उसको टैक्स देना पड़े। जिस दिन ये व्यवस्था हो जाएगी, एक तो सरकार के खजाने भर जाएंगे, दूसरा हिंदुस्तान के आम आदमी को रहने के लिए मकान मिल जाएगा। और अभी क्या हो रहा है कि जिन लोगों के पास पैसा है, मैंने आपको बताया इस सरकार ने में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। इसको लेकर 50 वीडियो अपने हैं, 50 तरह का डेटा है, दुनिया भर की हर एजेंसी का डेटा है कि भारत में गरीब आदमी लगातार गरीब हो रहा है, अमीर आदमी लगातार अमीर हो रहा है। खपत के आंकड़े भी अगर आप देख लोगे तो गरीबों के आंकड़ों की खपत कम हो रही है, सस्ती मोटरसाइकिल की खपत कम हो रही है, सस्ते फ्लैट बनाने बंद कर दिए बिल्डरों ने, क्योंकि सस्ते फ्लैट खरीदने वाले के पास पैसे ही नहीं है। और जो लग्जरी और महंगे आइटम हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, रॉल्स रॉयस हो जैसी गाड़ियाँ हैं, उनकी बिक्री बढ़े जा रही है। तो जो अमीर हैं उनके पास ही पैसा है, सारा पैसा सरकार की नीतियों के कारण अमीरों के पास चला गया। उस पैसे से अमीर उत्पादन का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसे वेन्यूज़ खोले हुए हैं। अगर मान लीजिए रियल इस्टेट में अगर आप फ्लैट में नहीं रहते हो और आपको मोटा टैक्स देना पड़े, तो धड़ाम से दाम, एक तो दाम ज़मीन पे आ जाएगा, दूसरा जो लोग फ्लैट में पैसा लगा रहे हैं वो कह रहे हैं भैया फैक्ट्री में लगा दूंगा, मैं इंडस्ट्री में लगा दूंगा, तो 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो जो खरीदने वाला आदमी जो खरीद नहीं पा रहा है, उसके पास बाइंग पावर आएगी, जाहिर बात है आएगी। और उसके पास बाइंग पावर आएगी तो उसके ओरिएंटेशन के साथ में माल बनने लगेगा। तो अभी क्या है कि वो पैसा समाज के पास जा ही नहीं रहा है, अमीर लोग आपस में खेल रहे हैं उस पैसे से, और देश धीरे धीरे पूरा देश निचोड़ के गरीब हो गया। 80 करोड़ तो राशन पे जिंदा हैं। और आप उन लोगों का हाल देख लीजिए जो नौकरी पेशा है। भैया 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज लेने के बाद वो आदमी मकान नहीं खरीद पा रहा है। तो ये है कुल राम कहानी इस देश की। और ये हाल है दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी का। और हाल क्यों है मैंने आपको बता दिया, और इसलिए है क्योंकि चोर सब तरफ बैठे हुए हैं, और चोर नहीं हैं, गिद्ध भी हैं, और इस देश के लोगों के सारे संसाधन छीन लिए हैं। अगर 1 करोड़ 20 लाख कमाने वाले एक टॉपर को मकान नहीं मिल पा रहा इस देश में, तो रोटी कपड़ा मकान के सपने का क्या होगा, आप कल्पना कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।